ओके, तो सेक्शन 10 में लिस्ट किया हुआ है ऑल एग्जेम्प्टेड इनकम, जो भी इनकम को एग्जेम्प्ट किया हुआ है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो सारा लिस्टेड है सेक्शन 10 में। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी विल डिवाइड all exempted income into 3 categories. One is for all SSE, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो वर्किंग एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ इनकम का हो, कहीं से भी आ रहा हो, या पॉलिटिकल पार्टी हो, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, या मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडर्स हैं, और एनी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, उन सभी को ऑल एसएससी मानेंगे हम लोग। इनके अलावा ऑल दोज इनकम्स विच आर एग्जेम्प्टेड स्पेसिफिकली फॉर वर्किंग एम्प्लॉयज, so this will be for second classification. And last one is specifically for institutions. There are certain institutions जैसा कि education institutions हैं, medical institutions हैं, research associations हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को के भी इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, वी विल लिस्ट डाउन एंड वी विल डिस्कस। तो ये 3 कैटेगरी में हम इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स को स्टडी करेंगे। लाइक फर्स्ट वन इज इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स फॉर ऑल एसएससीज, ऑल एसएससी। इसके अंदर पहला है एग्रीकल्चर इनकम, जो हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्टेड है, और उसमें भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि इट शुड बी एन एग्रीकल्चरल लैंड, और इट इज इंडिपेंडेंट कि जो सोर्स ऑफ इनकम है फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड वो रूरल में है कि अर्बन में है, इट इज एग्जेम्प्टेड। उसी में अगर वो उसी लैंड को सेल आउट करता है, इफ दैट लैंड इज इन रूरल एरिया, तो वो तो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन वही अगर अर्बन एरिया में है, और इफ इट इज नॉट अंडर कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, तब तो उसको ऊपर कैपिटल गेन के अगेंस्ट में टैक्स लगेगा। तो ये हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था एग्रीकल्चर इनकम को। नेक्स्ट फॉर ऑल एसएससी इज एनी सम received by partner from HUF, सेक्शन 10(2) में मेंशन है। मे बी आपको सेक्शन सारे याद ना हो, बट ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। एनी सम रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम HUF, तो HUF के जितने भी पार्टनर हियर मींस जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी बेनिफिशियरी हैं HUF के, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उस HUF से जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा और वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू द HUF मेंबर्स और बेनिफिशियरीज, तो उन बेनिफिशियरीज या HUF मेंबर्स जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गेन करेंगे, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फिर से, एनी सम रिसीव्ड बाय पार्टनर्स फ्रॉम HUF इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। कोई रीजन बताएगा ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि HUF मतलब कोई एक बिजनेस हो, जैसे बिरला का है, जैसे कि रिलायंस का है, तो ये HUF के अंदर आ रही है। उसका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा मेंबर्स को, HUF मेंबर्स को या पार्टनर्स को या बेनिफिशियरी को, उस रिसीव्ड अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा क्यों है? यस एनीवन? क्वेश्चन समझ में आया? सर टैक्स डिडक्ट करके ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राइट, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो PAT का डिस्ट्रीब्यूशन है। PAT क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑब्वियसली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसका होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ऑलरेडी उस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगना था वो तो डिडक्ट हो चुका है, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। देयरफॉर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के हैंड में रिसीव होगा,
या बेनिफिशियरी एचयूएफ के बेनिफिशियरी को रिसीव होगा, दैट विल नॉट बी टैक्स्ड. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. So any sum received by partner from HUF is exempted from tax. Next point है share of partner in total income of firm which is assessed separately. Same लॉजिक से जो पार्टनरशिप फर्म है उस पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को शेयर किया जाता है टू द पार्टनर्स. जो उस फर्म के पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स को फर्म का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शेयर किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सो ऑन द सेम लॉजिक दैट डिस्ट्रीब्यूटेड और दैट शेयर्ड पार्ट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. रीजन बीइंग उस इनकम के ऊपर जो भी टैक्स बनना था ऑलरेडी दैट हैज बीन पेड. क्लियर टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म. सभी को क्लियर हुआ? सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट. Okay. So we'll move to next point. Repeat. Okay, मुकेश. जैसा कि HUF के अंदर होता है, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसे बिजनेसेस जैसे कि बिरला के बिजनेस हो गए हैं या फिर आपका रिलायंस के बिजनेस हो गए, इनके जो भी मेंबर्स होते हैं उस बिजनेस के जो भी मेंबर्स हैं, बेनिफिशियरी हैं, तो मुकेश अंबानी की पूरी फैमिली पार्टनर के अंदर आएगी. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी आएगा HUF का वो इन सभी बेनिफिशियरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. उस डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट के ऊपर इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर विल नॉट बी टैक्स्ड. रीजन बीइंग उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कौन सा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो ऑलरेडी टैक्स हैड बीन पेड, तो डबल टैक्सेशन नहीं होगा उस इनकम के ऊपर, इसलिए उस इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है. ऑन द सेम लाइंस द शेयर ऑफ पार्टनर in total income of firm which is assessed separately means जो फर्म के पार्टनर्स हैं, जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, जो पार्टनर्स हैं उस फर्म को, उनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दैट इज आल्सो आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स. फर्म का जो भी इनकम आया उस इनकम से टैक्स को डिडक्ट किया जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा. उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू द पार्टनर्स. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करता है पार्टनर्स के शेयर या प्रपोर्शन पे, है ना. ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी पार्टनर विल रिसीव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. जिस पार्टनर का ज्यादा प्रपोर्शन है, जिस पार्टनर का ज्यादा शेयर होल्डिंग है उसको प्रोपोर्शनेटली ज्यादा मिलेगा, जिसका कम है उसको कम मिलेगा. लेकिन जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. ठीक है मुकेश, क्लियर हुआ? मुकेश, okay मुकेश. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज incomes of individuals engaged in research work in India under duly approved research schemes. यहां पे ध्यान देंगे, ऐसे कोई भी इंडिविजुअल और एसएससी जो किसी रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं, उस रिसर्च वर्क के लिए जो भी फंडिंग आ रही है, कहीं से भी फंडिंग आ रही है, इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है या डोमेस्टिक फंडिंग आ रही है, गवर्नमेंट से फंडिंग आ रही है, उस फंडिंग के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा इफ दैट रिसर्च स्कीम इज अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस और एजेंसी. फिर से समझिए, बहुत सारे रिसर्च वर्क होते हैं, जैसे हम फैकल्टी मेंबर्स भी रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च के लिए हमें फंडिंग भी आती है ना. फंडिंग तो ये फंडिंग हो सकता है किसी एनजीओ से आ रही है, फंडिंग किसी स्टेट गवर्नमेंट से आ रही है या किसी अदर एजेंसीज, है ना, जैसे AICT जो
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है या यूजीसी है, इनके थ्रू कोई भी फंडिंग आ रही है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, वो फंडिंग एक सोर्स ऑफ इनकम है टू द रिसर्चर, क्योंकि वो फंडिंग उस रिसर्चर के सारे एक्सपेंसेस को बियर करता है। तो उस फंड के ऊपर या उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा इफ दैट रिसर्च वर्क or that funding is approved by state government, or it is approved by central government, or it is approved by any institutions like AICT से approved है या UGC से approved है, जो itself approved है by central government। इनकी फंडिंग अगर किसी रिसर्च वर्क का सोर्स ऑफ इनकम बनता है, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, इसलिए यहां मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया है? इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंगेज्ड इन रिसर्च वर्क इन इंडिया अंडर ड्यूली अप्रूव्ड रिसर्च स्कीम्स। तो ये अप्रूव्ड रिसर्च स्कीम्स का क्या मतलब है? इट शुड बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। क्लियर हुआ सभी को? यस, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Okay. Next one, any income received on account of SSY, सुकन्या समृद्धि योजना है ना, सुकन्या समृद्धि योजना है, उसके अंडर अगर कोई भी इनकम रिसीव्ड होता है, राइट नाउ तो अभी रिसीव नहीं हुआ होगा बिकॉज ये 2016 में स्टार्ट हुआ है और इसकी मैच्योरिटी 14 ईयर्स के बाद, मतलब दैट इज नॉट फुल मैच्योर्ड, मतलब 14 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करना है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने हैं, जो भी जिसके पास भी ये स्कीम है, और 21 ईयर्स के बाद दैट इज द मैच्योर्ड अमाउंट, और वो जो अमाउंट रिसीव होगा दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो ये लॉ में मेंशन है ना, इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन है कि एनी इनकम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ SSY, सुकन्या समृद्धि योजना, so that is exempted from tax. Next point under for all SCC is scholarships granted to meet the cost of education. Obviously इसको exempt करना ही चाहिए था क्योंकि it is specifically for education, है ना। ये स्कॉलरशिप जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, उनके फीस को कवर करने के लिए और उनके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए दिया जाता है। तो ये जो स्कॉलरशिप्स आती हैं, ये स्कॉलरशिप्स कहीं से भी आ सकती हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो खुद प्रोवाइड कर रहा है या कोई गवर्निंग बॉडी प्रोवाइड कर रही है, मे बी कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो एनी स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन पर्पस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, अंडर सेक्शन 10(16) सब सेक्शन 16। तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट नहीं था, इतना ही याद रखना है। स्कॉलरशिप किसके लिए? एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स हैं। ये एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप्स आएगा दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट वन इज रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट इन कनेक्शन विद एन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट। इसको ध्यान देंगे, ये आईफा अवार्ड या फीफा अवार्ड की बात नहीं हो रही है। इफ दीज अवार्ड्स आर गिवन बाय state government, central government, or any institution approved by government, then that amount in connection with award will be exempted from tax. देखिए दो वर्ड होते हैं, रिवार्ड और अवार्ड, है ना। अवार्ड तो मे बी मेडल के फॉर्म में हो गया या किसी मोमेंटो के फॉर्म में हो गया। रिवार्ड मे बी इन अमाउंट टर्म, कैश के फॉर्म में हो सकता है। तो ऐसे कोई अमाउंट अगर रिसीव होता है, जैसे किसी स्पोर्ट्स पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट कोई रिवॉर्ड देती है, 1 करोड़ का रिवॉर्ड दे दिया, 1 लाख का रिवॉर्ड दे दिया, इफ दैट इज द रिवॉर्ड गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, तो उस रिवॉर्ड को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। बट ऐसा कोई रिवॉर्ड है कि जो मूवी बनाने के लिए कोई मिला हुआ है या
जो फीफा अवार्ड होते हैं, इसमें अगर कोई कैश अमाउंट मिलता है दैट इज नॉट एग्जेम्प्टेड, उसके ऊपर टैक्स देना होगा और वो होगा अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, IFOS के अंदर वो टैक्सेबल होगा। बट वही अगर रिवॉर्ड या अवार्ड किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दी जाती है देन इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। आई होप दिस इज क्लियर। आसान है, इन पॉइंट्स को याद ही करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज इनकम ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स रजिस्टर्ड एंड और सेट अप अंडर और बाय सेबी। ये सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यस, एनीवन? और कोई बताना चाहेगा? रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी है, बैंक। किसको रेगुलेट करती है? किसको शेयर regulate- मार्केट्स में सारे ट्रांजैक्शन। सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट सर बैंक को कंट्रोल करता है। बैंक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बैंक के लिए RBI है। सर मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का काम करता है। रेगुलेटरी किसको रेगुलेट करता है ये भी तो पता होना चाहिए। वी हैव RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटर है बैंक्स का। सर कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, नॉट नेसेसरी कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट को भी वो कर सकता है, स्पेसिफाइड मनी मार्केट को भी करता है ना। सेबी जो है, ऐसा आप बोलिए, सेबी जो है सिक्योरिटी मार्केट को, तो सिक्योरिटी मार्केट में कैपिटल भी आ सकता है, मनी मार्केट भी आ सकता है ना। सेबी जो है सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है और इंश्योरेंस का रेगुलेटर है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। तो ये रेगुलेटर आपको पता होना चाहिए। हो सकता है अभी आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, या आप कोई इंटरव्यू के लिए जाओगे तो हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। आप बोलोगे कि मेरा फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है तो पूछ सकता है कमेंट ऑन सेबी और कमेंट ऑन IRDA, है ना। तो ये पता होना चाहिए, राइट। सो सेबी इज फॉर सिक्योरिटी मार्केट, जिसके अंदर कैपिटल का भी आएगा और मनी मार्केट के भी कुछ पोर्शंस आते हैं। MMMF है एक, जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, बट दैट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है। तो यहां देखिए इनकम ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, तो यहां पे वर्ड यूज हुआ है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स। तो सभी म्यूचुअल फंड का जो इनकम है, जो भी आप उस पे प्रॉफिट गेन करोगे, सभी म्यूचुअल फंड का इनकम इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जैसे ही आप परचेज करोगे म्यूचुअल फंड, तो अगर वो स्पेसिफाइड है या इफ इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो वो मेंशन करेगा, नीचे मेंशन करेगा कि दिस इज अंडर द सेक्शन 80C। तो 80C के अंदर अगर वो स्पेसिफाइड है म्यूचुअल फंड, तभी उसका जो गेन आएगा एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा, तो मेंशन होगा 80C के अंदर स्पेसिफाइड है। या फिर अगर आप ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ऐसा अगर कोई आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, सो दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है, फॉर आवर इंफॉर्मेशन पर्पस। सो म्यूचुअल फंड्स exempted from tax, म्यूचुअल फंड्स exempted from tax। तो अब यहां देखिए ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, दिस इज exempted from tax, और ये मेंशन रहेगा अंडर सेक्शन 80C। ऐसे इसी के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होंगे, दे विल बी स्पेसिफाइड कि ये 80C के अंदर आता है, तो इसके ऊपर आपका टैक्स बेनिफिट बनता है, राइट। सो यहां पे जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इनकम ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड और सेट अंडर बाय सेबी। तो सेबी ने अगर उस म्यूचुअल फंड को रजिस्टर किया हुआ है या उसको स्पेसिफाई किया हुआ है, सो एनी गेन यू रिसीव अंडर दीज म्यूचुअल फंड्स
will be exempted from tax. ठीक है, क्लियर है? आई होप म्यूचुअल फंड आपको पता है. नेक्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ डिजास्टर. ये क्या होता है? कैन एनीवन कमेंट ऑन दिस? कंपनसेशन ऑफ डिजास्टर. जैसे सर अभी फ्लड वर्ड आया है तो उसमें जो डोनेशन कर रहे या पीएम केयर फंड हो गया, उसमें जो डोनेशन करते हैं वो 100% एग्जेम्पशन रहता है उसमें. ओके, वो डोनेशन हुआ, राइट, यू आर राइट, दैट इज डोनेशन, दैट इज एग्जेम्प्टेड. बट यहाँ पे कंपनसेशन वर्ड यूज हुआ है. कंपनसेशन डोनेशन दो अलग अलग चीज है. डोनेशन जो आप दे रहे हो, कंपनसेशन व्हाट यू रिसीव. तो कंपनसेशन ऑफ डिजास्टर मींस वही फ्लड वाले केस में ही आपने डोनेट किया है और वो जिसको मिल रहा है ना, वो जिसको मिल रहा है दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम. तो वो जो, इसको हम इनकम, ऑब्वियसली इनकम तो नहीं बोलना चाहिए, वो एक कंपनसेशन है अगेंस्ट दैट डिजास्टर रिसीव्ड बाय, मे बी रिसीव्ड बाय सर्टेन एजेंसी या रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट या रिसीव्ड बाय डोनर्स हो गया. तो वो कंपनसेशन अगेंस्ट डिजास्टर है, इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. तो डिजास्टर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मैनमेड हो सकता है. मैनमेड डिजास्टर कैसे होते हैं? एनी एग्जांपल मैनमेड डिजास्टर? डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के लिए कंपनसेशन कैसे मिलेगा? दोनों को लिंक करो. डिजास्टर भी हो, उसके अगेंस्ट में जो, ऑब्वियसली ये तो ह्यूमन बीइंग को मिलेगा, उसके अगेंस्ट में ह्यूमन बीइंग को कोई डैमेज हो रहा है, लॉस हो रहा है, जिसके अगेंस्ट वो कंपनसेट हो. अच्छा, नेचुरल एक्सीडेंट. तो पता है. एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट कैसा एक्सीडेंट? जैसे कोई बाइक गिर गया. Come again, you are not audible. Mining accident. Mining accidents? Sir, recent blast accident. Sir, terrorism. Yes. Terrorist Sir, blast. fire. Terrorist fire किसकी वजह से, कहाँ हुआ है फायर? Sir, Lebanon blast. कौन सा ब्लास्ट? सर विशाखापट्टनम गैस लीक. Yes, sir. हाँ, करेक्ट. तो वो मैन मेड है, राइट. या किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी इंडस्ट्री में कोई लॉस होता है ना, जैसे बीएसपी में आप बहुत सारे केस लास्ट ईयर आपने सुने हैं, या गैस लीकेज का जो केस है ना, या विशाखापट्टनम में जो इंसिडेंसेस हुए थे अभी फिलहाल, और लास्ट ईयर भी वहां पे इंसिडेंस हुआ था ना. सो ऑल दीज आर मैनमेड डिजास्टर्स. तो इसके अगेंस्ट में अगर गवर्नमेंट कुछ, या आप एक्सीडेंट से रिलेटेड भी है ना, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया या बस का एक्सीडेंट हो गया है ना. तो ऐसे डिजास्टर केसेस में इफ देयर इज एनी कंपनसेशन डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, तो वो जो कंपनसेशन, जो अमाउंट कंपनसेट होगा, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. ठीक है, तो ये मैनमेड हो सकता है और नेचुरल जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, है ना. तो ऐसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो उसके अगेंस्ट में कोई कंपनसेशन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है, या फिर मैनमेड इंसिडेंसेस के अगेंस्ट में कोई कंपनसेशन डिक्लेयर हो रहा है, सो दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. यस दिव्या, भारत में जो हुआ था, तो वो वहां की गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी, जो भी लॉस बियर के हैं कंपनसेट करेगी, so that will be exempted from tax. Next one is family pension of member of armed forces. यहाँ ध्यान देंगे, the word is written family pension. It is not pension, it is family pension. तो ये family pension और pension दोनों में डिफरेंस है. अगर पेंशन है तो वो टैक्सेबल है, बट अगर ये फैमिली पेंशन लिख रहा है तो ये एग्जेम्प्टेड है, स्पेसिफिकली फॉर आर्म्ड फोर्सेस. थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या है ये पॉइंट? सर अगर किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है सर्विस करते टाइम आर्म फोर्सेस में, राइट, तो उनको अगर जो पेंशन मिलता है वो एज अ फैमिली पेंशन ट्रीट होगा और फिर उस पे वो रहेगा.
एग्जेम्पशन रहेंगे। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। सो फैमिली पेंशन इज गिवन व्हेन द आर्म्ड पर्सनल मे बी ड्यूरिंग सर्विस, उसकी डेथ हो गई है, तो वो जो पेंशन रिसीव होगा टू द फैमिली मेंबर्स, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इसके अलावा अगर जो आर्म्ड पर्सनल है, अगर वो जिंदा भी है और उसको अगर कोई भी अवार्ड लाइक गैलेंट्री अवार्ड है ना, जैसे कौन कौन से अवार्ड होते हैं, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, ऐसे कुछ अवार्ड अगर मिलता है किसी भी आर्म्ड पर्सनल को, तो उसके भी पेंशन को एग्जेम्प्ट किया गया। अदर देन दैट कोई और पर्सनल है, आर्म्ड पर्सनल है, वो अगर जिंदा है तो उसके पेंशन को टैक्स किया जाएगा। दो कंडीशन है जहां पे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। वन, ड्यूरिंग सर्विस उसकी डेथ हो जाती है तो उसका पेंशन एग्जेम्प्टेड है, और अगर कोई उसे गैलेंट्री अवार्ड मिला है, उस केस में उस पर्टिकुलर पर्सन के पेंशन को एग्जेम्प्ट किया गया। क्लियर हुआ? यस? Yes, sir. ओके, यहां कोई डाउट नहीं है ना? ओके, नाउ वी विल मूव टू अलाउंसेस ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। ये एमपी और एमएलए क्या होते हैं? एमपी सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, ये इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा होता है और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का कौन सा और सेंटर का कौन सा? यस, ओके, ये फुल फॉर्म हो गया। स्टेट का कौन सा मेंबर होता है और सेंटर का कौन सा मेंबर होता है? ये पता होना चाहिए हमें थोड़ा बहुत ऐसा, बिकॉज जीडी ग्रुप डिस्कशन के लिए आप जाएंगे तो ऐसे कुछ टॉपिक मिल सकते हैं। सर स्टेट का एमएलए होता है। स्टेट का सर स्टेट का एमएलए। स्टेट का एमएलए होता है, और स्टेट का एमएलए एंड एमपी सेंट्रल। वर्ड से ही पता चल रहा है ना, एमपी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कहाँ है? चलिए, सो अलाउंसेस ऑफ एमपीज एंड एमएलएज आर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एमपीज और एमएलए को बेसिकली मिलता है बेसिक अमाउंट, बेसिक पे मिलता है, देन दे आल्सो रिसीव डेली अलाउंस एंड दे आल्सो रिसीव कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। ठीक है, तो जो बेसिक पे है, बेसिक पे ये टैक्सेबल है, वेयर एज डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो यहां पे मेंशन है अलाउंसेस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस क्या होता है? और अदर बेनिफिट्स, राइट। सैलरी टैक्सेबल, बेसिक पे एमपीज और एमएलएज का जो बेसिक पे है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सैलरी, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सैलरी। बेसिक पे, इवन दो वर्ड इज मेंशन बेसिक पे, बट वो अंडर द हेड सैलरी नहीं आता है। कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाई? जो एमपीज एंड एमएलएज हैं, दे रिसीव बेसिक पे, they receive daily allowance and constituency allowance and other benefits। इसमें से बेसिक पे जो है that is taxable but not under the head salary। why? anyone want to comment? Parth, Prachi, Ankita, कोई नहीं बोलेगा? नो आइडिया? नो आइडिया सर। नो आइडिया, ओके। सैलरी किसको मिलती है? सैलरी किसको मिलती है? जो एम्प्लॉय रहता है। जो एम्प्लॉय होते हैं। सैलरी कौन देता है? So ओनर और employer एम्प्लॉयर।
ओनर नहीं, एम्प्लॉयर देता है, ऑर्गेनाइजेशन, या एम्प्लॉयर सैलरी देता है एम्प्लॉय को, ठीक है। यहां पे जो एमपीज और एमएलएज हैं, ये एम्प्लॉय हैं क्या? अगर एम्प्लॉय हैं तो किसके हैं? नहीं, ये एम्प्लॉय नहीं है ना। ये हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एम्प्लॉय। देयर इज नो एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसके ये एम्प्लॉय हों। दूसरी बात, एम्प्लॉय और एमपीज में और एमएलएज में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, दैट इज रिलेटेड टू देयर सिलेक्शन। क्या इन एमपीज और एमएलएज का सिलेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट होता है? क्या ये कोई एग्जाम देते हैं, पास किया तो इस कंपनी में ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ है? नो सर। तो जो तो ये एमपीज और एमएलएज कैसे आए हैं? बाय इलेक्शन आए हैं। वी हैव इलेक्टेड ना, बाय वोटिंग, करेक्ट, बाय वोटिंग आए हैं, बाय इलेक्शन आए हैं। तो इनको जो भी रेम्युनरेशन मिल रहा है वो सैलरी का पार्ट नहीं है, इवन तो इसको बेसिक पे कह रहे हैं, बट वो सैलरी का पार्ट नहीं है। दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर बेसिक पे विल बी टैक्स्ड। Whereas डेली अलायंस एंड कंस्टिट्यूएंसी अलायंस, डेली अलायंस उनको और कंस्टिट्यूएंसी अलायंस को एग्जेम्प्ट किया गया है टैक्स, बिकॉज उनको डेली अपने कंस्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए या जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनको इलेक्ट किया गया है, उसमें वो उनका एक्सपेंस हो रहा है। तो इन दोनों अलायंस को एग्जेम्प्ट किया गया है। बेसिक पे एग्जेम्प्ट नहीं है, बेसिक पे विल बी टैक्स्ड अंडर IFOS, whereas daily allowance and constituency allowance is exempted from tax. I hope clear है, ये clear हुआ आपको? Any doubt here? No. ठीक, तो ये हो गए all those incomes which are exempted. Okay, repeat. Okay, प्राची। एमपीज और एमएलएज का कई तरीके से सोर्स ऑफ इनकम आता है। एक है बेसिक पे, दूसरा है डेली अलायंस, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलायंस एंड अदर बेनिफिट्स, ठीक। जिसमें डेली अलायंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलायंस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। रीजन बीइंग, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उनका इलेक्शन हुआ है, जो वो इलेक्टेड है फॉर ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके डेवलपमेंट के लिए उनको डे टू डे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, है ना। मीटिंग कंडक्ट करना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, तो उसके लिए उनका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट इज DA, वो एग्जेम्प्ट है। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलायंस उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए या डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, अवेयरनेस के लिए उनको अलायंस मिलता है, दैट इज CA, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलायंस। तो DA एंड CA इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कंसिडरिंग कि ये सारी एक्टिविटी MPs एंड MLAs आर डूइंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एरिया फ्रॉम वेयर दे आर इलेक्टेड, इसलिए इसको एग्जेम्प्ट किया गया। वेयर एज जो बेसिक पे है ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंदर इसको टैक्स किया जाएगा। ओनली अलायंसेस में भी, कौन सा अलायंस? DA एंड CA will be exempted from tax. दिव्या, प्राची, क्लियर हुआ? Okay, Divya, is it clear? Okay. So all these are those incomes which are exempted from tax for all SSC. अब हम लोग मूव करते हैं इनकम्स exempted from tax for employees. एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप डेवलप होगा। एम्प्लॉयर कुछ कंपोनेंट देगा अंडर द हेड सैलरी, उस कंपोनेंट में कुछ पार्ट को मे बी अलाउंसेस हो सकता है या फिर अदर पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन होगा, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। जैसे पहला, ये सब हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट यूनिट में भी,
बट यहाँ पे मैं एक समरी बता रहा हूँ कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। पहला है कन्वेंस अलाउंस, है ना। कन्वेंस अलाउंस क्यों मिलता है कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए कन्वेंस के लिए उनको एक अलाउंस मिल रहा है, या फिर वो एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन, प्राची, इट्स ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। इसके अलावा वो अपने होम ऑफिस को छोड़ के किसी और ऑफिस में या किसी क्लाइंट के जगह पे जा रहे हैं, तो वहां पे जाने के लिए उनको जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं रिलेटेड टू कन्वेंस, है ना, मे बी उनका जो वर्क ऑफिस है वो भिलाई है या दुर्ग है, और उनको दिल्ली जाना पड़ रहा है टू मीट क्लाइंट, तो वो जो एक्सपेंसेस रहेगा, ट्रेवलिंग के जो एक्सपेंसेस रहेंगे, वो कन्वेंस हेड के अंदर आएंगे, दैट विल बी टोटली एग्जेम्प्टेड। बट एग्जेम्पशन जो है वो एक्चुअल्स है। एक्चुअल्स मतलब क्या है कि जितने का आपका एक्सपेंडिचर हुआ उतना उस एक्सपेंडिचर के बिल्स आप रखोगे, और उस बिल के अगेंस्ट में आपको रेमुनरेट किया जाएगा, उस बिल के अगेंस्ट में आपको उतने अमाउंट का अलाउंस दिया जाएगा। सो वो अमाउंट जितना भी आएगा दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इसको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। सिमिलरली मेडिकल एग्जेम्पशन, सो मेडिकल एग्जेम्पशन के अंदर एवरी ईयर 25,000 अमाउंट तक का जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, तो यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस मतलब जो ओपीडी के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, 25,000 तक it will be exempted from tax. But please note here, ये अगर ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मेडिकल अलाउंस दे रहा है मैक्सिमम अप टू 25,000, तो 25,000 तक के अमाउंट को एग्जेम्प्ट किया गया है। लेट्स टेक, जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को 12,000 दे रहा है और आपका एक्सपेंडिचर 25,000 का हुआ है, so exemption will be only of 12,000. Let's take, employer आपको 40,000 का मेडिकल अलाउंस दे रहा है और आपका एक्सपेंडिचर 40,000 हो रहा है, बट टैक्स के अंदर 25,000 ही एग्जेम्प्ट होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मेडिकल एग्जेम्पशन, ओके, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे मेंशन है कि 25,000 तक का अगर आपका एक्सपेंडिचर होता है, ओपीडी का एक्सपेंडिचर होता है, तो उतना अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा जितना मिल रहा है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन 25 नहीं देता है, 20 दे रहा है, आपका कोई भी एक्सपेंडिचर हो, 20,000 दे रहा है तो 20,000 तक के अमाउंट का एग्जेम्पशन मिल सकता है। 40,000 दे रहा है तो 25,000 तक ही आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। So this is related to employees. Next point is education exemption. ये बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, ये रिवाइज हो जाएगा अभी। एजुकेशन एग्जेम्पशन में ₹100 पर चाइल्ड पर मंथ एंड ₹300 पर चाइल्ड पर मंथ, ये हॉस्टल के लिए है, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रेन। आई रिपीट, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रेन। तो ये एजुकेशन एग्जेम्पशन का क्या मतलब है? If employer is giving maybe these amounts maximum up to 100 per child per month, and for hostel facilities to their children maximum up to 300 per child per month, maximum for 2 children. कंडीशन यहां समझिए, अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तभी आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, और एम्प्लॉयर दे रहा है और आपके 2 बच्चे हैं तभी आप उसका एग्जेम्पशन ले सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एजुकेशन एग्जेम्पशन ₹100 पर चाइल्ड पर मंथ, ₹300 पर चाइल्ड पर मंथ फॉर हॉस्टल, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। अगर एम्प्लॉयर 3 चिल्ड्रन के लिए भी दे रहा है, 3 चाइल्ड्स के लिए भी दे रहा है, तो वो 3 चाइल्ड के लिए कंसिडर नहीं होगा, ओनली फॉर 2 चाइल्ड इट विल बी कंसिडर्ड, इट विल बी एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट मीन्स व्हाट?
सर रिफ्रेशमेंट। कम अगेन। सर रिफ्रेशमेंट मतलब जो वर्क पर जो काम करते हैं उनको जो रिफ्रेशमेंट बेनिफिट मिलता है, मतलब कभी नाश्ता वगैरह का कुछ जो बेनिफिट्स मिलता है। सर एम्प्लॉयज को जो सर एम्प्लॉयज निकाल देते हैं, निकाल जैसे जरूरत नहीं रहती है तो स्पेसिफिक पीरियड के पहले, जैसे पर्टिकुलर उनका कुछ साइन रहता है ना डॉक्यूमेंट्स, और अगर उसके पहले उन लोग को रिट्रेंच कर रहे हैं तो उनको जो कंपनसेशन मिलता है। सर इट्स लाइक टर्मिनेशन, उनका टर्म पूरा होने के पहले ही निकालना। उनका टर्म उनके रिटायरमेंट से पहले अगर रिट्रेंच कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं उनके सर्विस को, तो उस टर्मिनेशन के अगेंस्ट में दे हैव टू कंपनसेट ना। तो ऐसे इस सिचुएशन में भी बहुत सारे आप रिट्रेंचमेंट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, और आप बहुत सारे न्यूज़ इस तरीके के सुनोगे भी। या सत्यम बहुत फेमस केस है, सत्यम कंप्यूटर्स जो केस है बहुत फेमस है फॉर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मींस अगर रिटायरमेंट से पहले या टर्म कंप्लीट होने से पहले एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर निकाल रहा है, टर्मिनेट कर रहा है उसके सर्विस को, तो उस टर्मिनेशन के अगेंस्ट में एम्प्लॉयर हैज टू कंपनसेट, है ना, कंपनसेशन देना पड़ेगा। सर ग्रेच्युटी इसी को बोलते हैं क्या? नहीं, ग्रेच्युटी अलग है। नेक्स्ट पॉइंट ग्रेच्युटी है, विल डिस्कस। रिट्रेंचमेंट मतलब निकाल रहे हो तो वो बगावत करेगा ना, तो आप उसको कंपनसेट करोगे, कुछ अमाउंट दोगे। तो कंपनी क्यों निकालती है? एचआर वाले सर यहीं बैठे हैं ना। कंपनी क्यों निकालती? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। सर का कहना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में स्पेसिफाइड है ये सब। अगर रिट्रेंच हुआ है तो कंपनसेट करना पड़ेगा बाय लॉ। यस सर। है ना। तो सर तो बताएं आप लोगों को क्यों रिट्रेंच करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन? नीड नहीं होती, करेक्ट। सर एम्प्लॉयज ज्यादा हो जाते हैं। एम्प्लॉयज सर एम्प्लॉयज ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादा ले लिए थे तो एचआरपीडी अच्छा नहीं हुआ मतलब। मैनेज करने का पता है। ठीक है, ज्यादा एम्प्लॉयज हो गए, सरप्लस एम्प्लॉयज हो गए हैं, या प्रोडक्ट का डिमांड रिड्यूस हो गया है, या जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है बंद हो गया है, या जो कंपनी है वो उसका हैप्पी बर्थडे हो गया है ना, क्लोज डाउन हो रहा है कंपनी, उस केस में उनको निकालना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा। या फिर जो बिजनेस नेचर है वो चेंज हो रहा है, बिजनेस नेचर चेंज हो रहा है, लॉस में जा रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी टू रिड्यूस कॉस्ट, है ना। कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए रिट्रेंचमेंट किया जाता है, एम्प्लॉयज को निकाला जाता है, और जब एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं उसके अगेंस्ट में ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंपनसेट, है ना। तो वो जो कंपनसेशन है कितना भी अमाउंट दे, मैक्सिमम 5 लाख तक का एग्जम्पशन मिलेगा फ्रॉम टैक्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने, एम्प्लॉयर ने 7 लाख कंपनसेशन दिया है तो 5 lakh will be exempted from tax, 2 lakh will be taxable. If organization has given 3.5 lakh, then 3.5 lakh will be exempted, है ना। जितना ऑर्गेनाइजेशन दिया है मैक्सिमम 5 लाख will be exempted from tax compensation के अगेंस्ट में। yes सोनल, a company may need to reduce the cost in order to survive, correct। अभी इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंसेस हम लोग सुनेंगे। नेक्स्ट वन इज ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होता है? सर इट्स जब टाइप कोई ऑफ पर्सन गिफ्ट। जब कोई पर्सन रिटायर होता है तो उसको एक अमाउंट दिया जाता है जो बल्क में रहता है, मतलब बहुत सारा ह्यूज अमाउंट रहता है। बहुत सारा मतलब बोरी में भर के ले जाओ ऐसा? नो सर, जब पर्सन कोई कंपनी के साथ बहुत टाइम तक हाँ, जब पर्सन बहुत कंपनी के साथ बहुत टाइम तक लॉयल रहता है, 5 साल से ज्यादा, और अगर वो कंपनी स्विच करने वाला रहता है तो भी उसको एज अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड दिया जाता है उसके वर्क के लिए उस फर्म के साथ। यस, ये ग्रेच्युटी जो है ये एक ग्रेटिट्यूड है ना, ये एक रिस्पेक्ट है फ्रॉम एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय, और उसके लिए मिनिमम जो
पीरियड मेंशन है, राइटली सेड कि एटलीस्ट 5 इयर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंप्लीट किया है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको ग्रेचुटी देगा, है ना। तो ग्रेचुटी एक्ट के अगेंस्ट में होता है, ग्रेचुटी एक्ट भी है, ग्रेचुटी एक्ट में अगर कंपनी है तो कंपलसरी देना है, और अगर उस एक्ट के अंडर नहीं है तो कंपल्शन नहीं है, बट स्टिल अब आजकल सारी कंपनियां ग्रेचुटी प्रोवाइड करती हैं। सो ग्रेचुटी इज अ रिस्पेक्ट, एक कैश फॉर्म में, एक कैश फॉर्म में आप कह सकते हो एक ग्रेटिट्यूड है टू देयर लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन, a sum of money paid to an employee at the end of period of employment, not necessary, okay, yes, at the end of period of employment है, not necessary at the end of retirement। 5 साल कंप्लीट किया है तो ग्रेचुटी के लिए वो लायबल है, ठीक है। सो ग्रेचुटी अगर रिसीव होता है, ग्रेचुटी अगर रिसीव होता है तो लास्ट ईयर ये चेंज हुआ है, मैक्सिमम 20 लाख विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो अगर ग्रेचुटी 40 लाख मिला है तो 20 लाख विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर ग्रेचुटी 15 लाख मिला है तो 15 लाख विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिसिप्ट ऑफ अमाउंट, बस 2 पॉइंट और हैं, कंप्लीट कर लेते। रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑन वीआरएस। वीआरएस क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। सर एक जब एम्प्लॉय होता है वो एक पर्टिकुलर एज होती है रिटायरमेंट की, लेकिन उससे पहले वो किसी भी इश्यूज के कारण जब जॉब क्विट करना चाहता है तो जो रिटायरमेंट के बाद उसको अमाउंट मिलने वाली रहती है वो उसको पहले मिल जाती है एक साथ। रिटायरमेंट के बाद वाला पहले मिल जाता है सर मतलब पूरा अमाउंट नहीं मिलता है, मतलब जितना भी जो जॉब बचे रहता है रिटायरमेंट तक का, उस पीरियड का उसको अमाउंट दिया जाता है कुछ, मतलब पूरा अमाउंट दे दिया जाता है। जैसे सर आर्मी में रहता है कि एक 35 ईयर एक ईयर रहती है, उसके बाद पे वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो काम करना चाहे तो एक पर्टिकुलर एज तक वो काम कर सकते हैं। तो अगर वो 35 तक रिटायरमेंट ले लेते तो वो वीआरएस होता है। वो वीआरएस होता है, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैं इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं बोलूँ कि मैं वीआरएस ले रहा हूँ, क्या वो वीआरएस होगा? नो सर, ये शायद कंपनी ही स्कीम निकालती है कि तुम्हारी अगर इच्छा है तो तुम ले सकते हो रिटायरमेंट। यस, ये वीआरएस जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये स्कीम डिक्लेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन, और उस समय उस मोमेंट में अगर कोई एम्प्लॉय चाहता है तो वो रिटायरमेंट ले सकता है, उसको बोलेंगे वीआरएस। डिफेंस में राइटली सेड, डिफेंस में ये पीरियड फिक्स है ना, 15 ईयर्स है, 35 ईयर्स है, ये पीरियड फिक्स है कि इस इतने सर्विस के बाद यू कैन टेक वीआरएस, और इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू अप टू रिटायरमेंट, या फिर इतने ईयर्स के बाद आप वीआरएस ले सकते हो। एल्स अदर ऑर्गेनाइजेशन, इन अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे बीएसपी में रेगुलर होता रहता है, एसबीआई का बहुत अच्छा केस स्टडी है ऑन वीआरएस, है ना। एसबीआई ने ये क्यों किया था? बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, और उनके पास जो एम्प्लॉयज थे दे वर नॉट अकस्टम टू कंप्यूटर्स या टेक्नोलॉजी से, तो उन्होंने वीआरएस स्कीम लॉन्च की सो दैट वो फ्रेश टैलेंट को ला सके। तो उसके लिए उन्होंने वीआरएस लॉन्च किया, बहुत सारे लोग वीआरएस को ऑप्ट किए। यस, बीएसपी ने भी किया है, बीएसपी ने भी किया, और अभी भी उनका स्कीम चल रहा है। सो वीआरएस लेने के लिए, वीआरएस जब ले रहे हैं तो जो अमाउंट रिसीव होगा वीआरएस का, जो अमाउंट रिसीव होगा उस अमाउंट में से 5 लाख एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम टैक्स। ओके, अंबुजा सीमेंट ने भी किया है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो वीआरएस के अंडर अगर कोई भी अमाउंट रिसीव होता है तो 5 लाख, अप टू 5 लाख इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्स किया जाएगा। 2 और पॉइंट डिस्कस करते हैं, देन विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। लीव एनकैशमेंट, सिमिलरली देयर इज अ लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट क्या होता है? तो जो अर्न लीव होता है ना, तो ये भी आप एचआरपीडी में पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव है ना। तो अर्न लीव जो होता है, अर्न लीव मीन्स उस लीव के अगेंस्ट आपको अर्निंग होगी, तो वो लीव अगर आप नहीं लेते हो तो रिटायरमेंट के बाद या जब आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हो तो आपका जितना भी एक्यूमुलेटेड अर्न लीव है उसका एनकैशमेंट होगा,
उतने दिन का जितना अर्न लीव बचा हुआ है ना। कैजुअल लीव होता है, अर्न लीव होता है, मेडिकल लीव होता है। तो मेडिकल लीव के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, कैजुअल लीव के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, ओनली अगेंस्ट अर्नड लीव के अगेंस्ट में जितना भी एक्यूमुलेट होगा, वी विल डिस्कस इन सैलरी पार्ट, कि उसका एक कैलकुलेशन करके आपको लीव एनकैशमेंट किया जाएगा। तो उसमें अगर वो लीव एनकैशमेंट मिल रहा है तो मैक्सिमम 3 लाख तक का एग्जाम्पशन मिलता है। द लास्ट वन इज रिसीप्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड से अगर कोई अमाउंट रिसीव होता है तो पीपीएफ जो अमाउंट है इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एचआरए का एग्जेम्पशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसका कंप्लीट अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ये कंडीशनल है। कंडीशनल है कि आप रेंट पे रह रहे हो और आपका जो बेसिक पे है वो रेंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के बाद जो भी आपको एचआरए मिल रहा है उसका कुछ पोर्शन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट यूनिट बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट गया। तो यहाँ पे विल क्लोज एंड विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। सर एनी डाउट हियर? यस सर, जो आपने असाइनमेंट दिए थे उसके सॉल्यूशन, सो वी हैव टू चेक। ओके ओके, सो मैं सोल्यूशन आपको आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। बहुत सारे लोगों ने अभी भी सबमिट नहीं किया है। सर एक बार उसका फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए ना। उसका बताना है, सोल्यूशन बताना है। हाँ, है, उसमें सरचार्ज लगेगा कि नहीं? मैंने लगाया है सरचार्ज, उसमें बहुत लोगों ने बोला है कि नहीं लगाएंगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं उसका सोल्यूशन। ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन।